नमस्कार। मैं रमाकांत शर्मा मैप्ट्री की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी में हम मान सकते हैं कि दो पार्ट होंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन टेक्निकल पार्ट। देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, ज्यादातर लोग हमारे जो हैं कंप्यूटर फील्ड के एग्जाम काफी देते हैं, लेकिन उनको नॉन टेक्निकल पार्ट की नॉलेज नहीं है। और ये जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपके लिए। ये मैं बिल्कुल आपको मेरे पुराने अनुभव से बता दूं कि अगर आप तैयारी करेंगे 5-6 महीने, तो या तो आप पास होंगे, सेलेक्ट होंगे, या आप 1 या 2 या 3 नंबर के मार्जिन से रहते हैं। कभी भी ये नहीं होता कि किसी बंदे ने बहुत ढंग से तैयारी करी हो और वो 15 नंबर से फेल हो गया हो। तो ये जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। टेक्निकल पार्ट में सभी के एवरेज नंबर रहेंगे, मैं आपको फिर से बता दूं। और जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, इसमें आपके 2 4 5 नंबर का जो बढ़त है, वो आपको सिलेक्शन और बाहर करने वाले की डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ठीक है। अब नॉन टेक्निकल पार्ट है, उसमें हमारे राजस्थान के किसी भी एग्जाम में राजस्थान की जो जीके है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब राजस्थान जीके की बात करूं तो राजस्थान का इसमें 4 पार्ट मान सकते हैं अपन। राजस्थान का ज्योग्राफी है, राजस्थान का हिस्ट्री है, राजस्थान का कल्चर है, और राजस्थान पॉलिटी है। अब जनरली देखते हैं कि पिछली बार आपने सूचना सहायक में देखा होगा कि इन चारों पार्ट में, ये चारों जो पार्ट हैं, इसको मान लिया कि मैंने मान लिया 50 क्वेश्चन आ रहे एक बार के लिए। तो ये ज्योग्राफी है वो अकेला 50%, मतलब 50 में से 25 क्वेश्चन के ज्योग्राफी कवर करता है। और हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी बाकी बचे हुए 50% पार्टों का कवर करते हैं। तो ये मान सकते हैं कि ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉन टेक्निकल पार्ट में। और आप क्योंकि टेक्निकल स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए हिस्ट्री को समझना, कल्चर को समझना और पॉलिटी को समझना कंपेयर में ज्योग्राफी को समझना बड़ा आसान है। क्योंकि ज्योग्राफी क्या टेक्निकल सब्जेक्ट अपने आप में कंसेप्ट बेस पे चलता है, लॉजिक बेस पे चलता है, तो उसको समझना बड़ा आसान है। मैं शुरुआत करूंगा आज राजस्थान ज्योग्राफी से। देखिए, ये मैं आपको अश्योरेंस दूंगा कि मैं जो टॉपिक आपको जिस दिन पढ़ाऊंगा, कई बार टीचर बोलते हैं कि हाँ भाई हम आपको पढ़ा देंगे, फिर आप उसको ढंग से पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये इंश्योर करूंगा कि जो मैं अभी आपको पढ़ा दूंगा, वो टॉपिक आपको अभी याद हो जाएगा। आपको ये मान लो केवल 10 मिनट देखना हमारे 1 घंटे के मेरे लेक्चर को, आपको वो टॉपिक उसी टाइम पे याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी है क्या चीज, ज्योग्राफी क्या होती है। ठीक है। हमने 9th क्लास में मान लो ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ठीक है। अब एक चीज और बोल दूं, कुछ हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, वो क्या करते हैं, राजस्थान जीके पढ़ते टाइम पे कोशिश करते हैं चीजों को इंग्लिश में कोरिलेट करने की। लेकिन मैं बता दूं आपको, राजस्थान जीके की ज्यादा अच्छी बुक्स हैं, सभी हिंदी में अवेलेबल है, और आपका पेपर भी बाईलैंग्वेज आएगा। तो ये ध्यान रखें कि आप राजस्थान जीके को हिंदी में ही पढ़ें, शब्दों को हिंदी में ही लेने की कोशिश करें। अगर आप उसको इंग्लिश में कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ये ध्यान रखें। ठीक है। अब पहला टॉपिक लेते हैं अपन। जैसे कि अपने 9th क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा अक्षांश देशांतर। ठीक है। उस टाइम पे हमने रट लिया, पढ़ लिया, कुछ समझ में आया नहीं, चलो ठीक है, आज हम उसको चीजों क्लियर करते हैं कि यहीं से क्या है। मान लो अक्षांश देशांतर के में अगर 25 क्वेश्चन मेरे पेपर में आ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी के, तो इस टॉपिक से कम 1 2 3 क्वेश्चन भी आते हैं, इतना महत्वपूर्ण है। और ये हमारे आगे के लिए बेस बनाता है। ज्योग्राफी की विशेष बात क्या है कि पिछला टॉपिक अगर क्लियर है तभी आगे आप समझ सकते हैं। हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि मान लो आज राजवंश पढ़ लिया, ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो कल नया टॉपिक बड़ा मान लो तो उससे कोई रिलेटेड नहीं होता। लेकिन ज्योग्राफी में सब चीजें पिछली वाली से रिलेट करती है, तो हम कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। देखें, अब अक्षांश देशांतर क्या है। हमारी पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। अब पृथ्वी को कुछ काल्पनिक रेखाओं में बांटा है। ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई लाइन है इस दी पृथ्वी पे, लेकिन काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है। जो क्या किसके लिए है, टाइम जोन डिवाइड करने के लिए, और मौसम कैसा है उसको जांच करने के लिए वो काल्पनिक रेखाएं हैं। जो ऐसे लेटी हुई रेखाएं हैं उनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, जो सीधी रेखाएं उसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है। अब अक्षांश का महत्व क्या है, अक्षांश के बिहाफ पे पृथ्वी पे मौसम कैसा है वो डिसाइड होता है।
और देशांतर के बिहार पे पृथ्वी का टाइम जोन कैसा है, कहां पे कब रात होगी कब दिन होगा, वो देशांतर रेखाओं के बिहार पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं अक्षांश की। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जनरली क्या होता है, स्टार्टिंग करते हैं या तो यहां से करें या यहां से करें, लेकिन स्टार्टिंग होती है 20 से। अब दिशाओं की बात करें, कागज में दिशाएं कई बार उल्टी लगती है अपने को, लेकिन दिशाएं कैसी है, ये दिशा है उत्तर, ये दिशा है दक्षिण, ये आपकी दिशा है पूर्व, और ये दिशा है पश्चिम। जनरली हम 4 दिशा मानते हैं, लेकिन दिशाएं 10 होती है। कितनी होती है, 10। 10 कौन सी है, 4 तो ये मुख्य दिशाएं हैं। ठीक है, अब जो 4 कोने दिख रहे हैं आपको, ये कोने हैं, ये भी एक दिशा है ना। तो इसको कैसे बोलते हैं अपन, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में जो कोना है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, उत्तर पूर्व। क्या बोला इसको मैंने, उत्तर पूर्व। अब मान लो कि अगर मैं ऐसा लिख दूं पूर्व उत्तर, क्या वो सही है, नहीं वो गलत है। हमेशा कोने वाली दिशा को बोलने के लिए पहले उत्तर या दक्षिण शब्द पहले बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो इसको बोलना है तो मैं बोलूंगा दक्षिण पूर्व, कभी भी पूर्व दक्षिण नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैंने बोला दक्षिण पूर्व। इसको बोलूं मैं तो ये क्या है, दक्षिण पश्चिम के बीच का है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, दक्षिण पश्चिम। सेम इसी प्रकार से अब ये उत्तर और पश्चिम के बीच का है, तो मैंने आपको पहले कहा उत्तर और दक्षिण दिशा पहले बोली जाती है कोने के लिए, तो ये कौन सा हुआ, उत्तर पश्चिम। सही है भैया, तो ये दिशाएं अपन ने देख लिया। अब 10 दिशा की बात करिए तो एक ऊपर और एक नीचे, मतलब धरती और आकाश, वो 2 दिशाएं हो गई। तो इस तरह से 8 तो ये है और 2 दिशाएं वो हो गई। तो मेनली अपने 8 दिशा मान लेते हैं अपन, इनके बिहार पे आगे बढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि कुछ काल्पनिक रेखाएं जिनको कहा था अक्षांश और कुछ को बोला था देशांतर। मैंने कहा कि जो लेटी हुई है ऐसे, वो तो है अक्षांश, जो सीधी है खड़ी उसको बोला देशांतर। अक्षांश की बात करूं तो पृथ्वी के बीचों बीच सेंटर स्थिति में क्या है, जो लाइन है उसको बोला हमने 0 डिग्री, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है अक्षांश, तो 0 डिग्री अक्षांश। अब देखो हिंदी में ना, आपको पहले कहा हिंदी में शब्दों को देखें, आपको ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि सारी बुक्स हमारी, सारे नोट्स वगैरह इसके हिंदी में रहेंगे। अब इसके लिए नाम दिया है 0 डिग्री, मतलब जो लाइन पृथ्वी के मध्य में है ना, उसको क्या नाम दिया, भूमध्य। मतलब जो ऐसा रेखा जो भू के मध्य में है उसको बोला भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश को नाम क्या दिया, भूमध्य रेखा। मतलब भू के मध्य जो रेखा है वो भूमध्य रेखा। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर लोकेशन हो गई। अब क्या होगा कि इसको 2 पार्ट में बांट दिया पृथ्वी को। ये उत्तर वाला पार्ट, मतलब 0 डिग्री ऊपर वाले के, 0 डिग्री के ऊपर का वो उत्तरी पार्ट हो गया, और ये नीचे वाला हो गया, नीचे वाला पार्ट हो गया। अब इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। गोला पूरा, उसका आधा तो गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब क्या हो गया, जैसे जैसे मान लो ऊपर बढ़ते हैं तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर में बढ़ रहे हैं, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऐसे बढ़ते 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 हम मान लीजिए। अब क्या है कि इसके बिहार पे, अक्षांश के बिहार पे मैंने आपको क्या कहा था कि ये साहब आपके मौसम को डिवाइड करने के लिए अक्षांश रेखाएं हैं। अब जो बिल्कुल बीच का आइटम है, बीच की लाइन है 0 डिग्री अक्षांश, वहां पे हम मानते हैं एक आदर्श अवस्था में सूरज बिल्कुल बीच में होगा। यहाँ पे सूरज है 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर, तो मतलब यहाँ पे भयंकर सीधी लाइनें पड़ेगी, सूरज की सीधी किरणें पड़ेगी, तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, गर्मी वाला एरिया। तो हिंदी में उस एरिया के लिए शब्द क्या है, कटिबंध। तो गर्मी क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, उष्ण, उष्णता, गर्मी, तो इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र। क्या बोलते हैं, मतलब जहां पे 0 डिग्री अक्षांश के आसपास का क्षेत्र जहां गर्मी तेज है, क्योंकि सूरज की किरणें सीधी है, तो उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। अब जैसे जैसे मान लो ये कोने में चलेगा बिल्कुल, इस आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जहां बर्फ जमी रहती है, एक जगह तो आर्कटिक है, एक जगह अंटार्कटिक है। मतलब वहां क्या है, सूरज यहाँ पे है तो बिल्कुल तिरछी किरणें पड़ रही है, तो वहां किरणें बहुत कम पहुंचती है, तो वहां पे क्या है, बर्फ जम गई। तो उसको ये तो था आपका उष्ण कटिबंध, और ये क्या कौन सा हो गया, शीत कटिबंध, सर्दी वाला एरिया, ये शीत कटिबंध हो गया।
शीत कटिबंध। ये हो गया आपका उष्ण कटिबंध। ठीक है ना। अब बीच का एरिया लगभग मान लो कि शीत और उष्ण के बीच का वो क्या हो गया, ऐसा हो गया जगह हो गई जहां पे सर्दी गर्मी का प्रभाव मिक्स में है। ठीक है। तो इस लगभग इस एरिया को मान लो, हमने मान लिया कि ये जो एरिया है इसको बोल दिया शीतोष्ण कटिबंध। जहां सर्दी और गर्मी, मतलब अगर मान लो संधि पड़ी होगी अपने हिंदी में, अपना हो सकता है अपने इस टॉपिक अपने इसमें कंप्यूटर अनुदेशक में हिंदी इंग्लिश भी आए, तो अब हिंदी पढ़ेंगे तो शीत और गर्मी उष्ण दोनों को मिला के शब्द क्या बना, शीतोष्ण, जहां पर सर्दी और गर्मी का प्रभाव मिक्स में है, तो इसको बोल दिया शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है। अब अपन अपना आगे बढ़ रहे थे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अक्षांश बढ़ते बढ़ते हम आ गए थे 23 डिग्री 23.5 डिग्री। मान लो यहां पे ये लाइन है, इसको क्या बोला 23.5, ये 0 डिग्री था, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इस लाइन का जो कॉमन नाम है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। जैसे आपने 0 डिग्री उत्तरी 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोला था आपने, भूमध्य रेखा, वैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा। उत्तरी अक्षांश क्यों बोला, कि उत्तर की साइड में 0 डिग्री के उत्तरी साइड में से उत्तरी अक्षांश। और ऐसे अगर मैं मान लो दक्षिणी भाग में जाता हूं 1 डिग्री 2 डिग्री मूव करते करते, तो यहां जब आता हूं, यहां आता हूं, तो यहां पे जो 23.5 डिग्री, अब ये कौन सा अक्षांश आ गया, दक्षिणी अक्षांश है, 0 डिग्री से नीचे है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब इसका कॉमन नाम क्या है, मकर रेखा। ठीक है। अब हमारी बात करते हैं कि राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में क्या इनको क्यों पढ़ रहे हैं। राजस्थान क्योंकि ज्योग्राफी का बेसिक है और राजस्थान के जीके के क्वेश्चनों से इनका बहुत गहरा संबंध है। तो ये तो हम अक्षांश की बात कर रहे थे। अब क्या मैंने कहा कि देशांतर क्या होता है, देशांतर टाइम जोन डिवाइड करता है कि कहां पे कैसा समय होगा, वो देशांतर के ब्याह पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे 0 डिग्री अक्षांश था, भूमध्य रेखा बोल रहे थे, ऐसे 0 डिग्री बिल्कुल बीचों बीच जो सीधी खड़ी लाइन है उसको क्या बोला हमने, उसको बोल दिया आपने 0 डिग्री देशांतर। इसका कॉमन नाम क्या है, ग्रीनविच रेखा। क्या बोला, ग्रीनविच रेखा। अब हमारा राजस्थान कैसा है कि ये जो आपकी जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इस जगह राजस्थान ऐसा बना हुआ है, हमारा राजस्थान ऐसा बना है इस जगह। राजस्थान की लोकेशन ये है। तो हम पहले बोले हैं कि ग्लोब के हिसाब से, देखो क्वेश्चन क्या है, ग्लोब के हिसाब के राजस्थान की स्थिति क्या है। तो राजस्थान कौन से है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश में है। अक्षांश कौन सा है, उत्तर वाला। राजस्थान कौन सा है, उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में है। तो स्थिति कौन सी हुई, उत्तरी अक्षांश राजस्थान की, साथ में पूर्वी देशांतर। अक्षांश तो उत्तर वाला हो गया राजस्थान का और देशांतर हो गया पूर्व का। बिल्कुल क्लियर है भैया। अब ये लाइन अपने निकल रही है यहां पे, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट, मतलब दक्षिणतम। भाई हम बात करें ये राजस्थान का उत्तरी भाग होगा, ये दक्षिणी भाग होगा, तो दक्षिण का बिल्कुल नीचे का जिला है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, उनको टच करते हुए निकलती है। तो कर्क रेखा राजस्थान से नीचे निकल रही है। अब मैं बताऊं आपको, ये जो पूरा एरिया है कर्क रेखा और मकर रेखा, इस पूरे एरिया को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ये बेसिकली उष्ण कटिबंध का एरिया है जहां गर्मी पड़ती प्योर, क्योंकि सूरज के बिल्कुल नीचे वाला एरिया है ये। तो इसको बोल दिया अपन ने, इस रीजन को बोला उष्ण कटिबंध। क्या बोला है, मतलब हम ये कह सकते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो एरिया है उसको बोल दिया अपन ने उष्ण कटिबंध। अब देखो राजस्थान का कुछ हिस्सा कहाँ है, बांस नीचे नीचे। हम राजस्थान की बेसिक जीके भी आगे बढ़ेंगे, नक्शा पढ़ेंगे राजस्थान का,
तो नीचे ही नीचे क्या है, जो बांसवाड़ा के बिल्कुल बीच से और डूंगरपुर के कोने को, दक्षिणी भाग को टच करते हुए लाइन निकल रही कर्क रेखा। मतलब राजस्थान के 2 जिले में उष्ण कटिबंध है। अगर हम बोले राजस्थान में क्या उष्ण कटिबंध है, कौन कौन जिलों में है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है। और लेकिन फिर बाकी का हिस्सा कौन से कटिबंध में है, अभी शीतोष्ण कटिबंध तो नहीं पहुंचे, ये उष्ण कटिबंध के थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा है। तो होता है ना, एक मेन रोड होती है, मेन रोड के बगल में होती है सब रोड, तो ये क्या है, उष्ण कटिबंध के ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा है, जो इसको यहां तक के एरिया को मान लो अपन ने बोल दिया, नाम क्या दिया, उष्णता है यहाँ पे, लेकिन इतना नहीं है कि शीतोष्ण कटिबंध बोल दे। भाई सर्दी जो पड़ना थोड़ी कम हो गई, सर्दी स्टार्ट हो गई, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम शीतोष्ण कटिबंध बोल दे, अभी भी ये उष्णता वाला भाग ही है। तो रोड के बगल में सब रोड, तो उष्ण कटिबंध के बिल्कुल पास का एरिया क्या हो गया, उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। तो अब हम ये कह सकते हैं राजस्थान का मैक्सिमम हिस्सा कौन से कटिबंध में है, उपोष्ण कटिबंध में है। ये देखो ये राजस्थान था, तो मैक्सिमम हिस्सा राजस्थान का उपोष्ण कटिबंध में है। और केवल 2 जिले जो यहाँ लाइन निकल रही है, वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का कुछ भाग, वो किस में है, उष्ण कटिबंध में है। तो क्वेश्चन 2-3 तरह से पूछते हैं इसमें कि राजस्थान में कौन कौन से कटिबंध पाए जाते हैं, तो हम बोलेंगे उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। ठीक है, राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंध में है, तो उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, और कई बार बोलते हैं निम्न में कौन कौन से कटिबंध राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, तभी अपने को उपोष्ण और उष्ण कलेक्ट करना है। कुछ बुक्स में आपको ये मिलेगा राजस्थान में उपोष्ण कटिबंध पाया जाता है, राजस्थान कौन से कटिबंध में, उपोष्ण में, तो वो गलत है पूरी तरह से। अगर हम बोले पूरी तरह से राजस्थान में कौन सा कटिबंध है, तो पूरी तरह से तो एक कटिबंध नहीं है, 2 कटिबंध है, लेकिन अधिकांश भाग उपोष्ण में है और कुछ भाग उष्ण कटिबंध में। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखो इसके लिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात वो कब होती है। तो सूरज अब क्या होता है, मूव करता है, पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, पृथ्वी घूम रही है, उस हिसाब से आपके क्या है, सूरज के ऊपर नीचे उतरती है। तो ये जो उष्ण आपके कर्क रेखा है, ये वाली कर्क रेखा है, यहां पे सूरज होता है 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर होता है, 21 जून। तो इस दिन ऐसा मानते हैं कि सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। और कई बार उल्टा पूछ ले, सबसे छोटी रात कब होती है, तो वो भी 21 जून को होगी। ठीक है ना। और फिर बाद में, तो ये कौन सा है, इसको बोल देते हैं अपन, क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति, में सूरज का कर्क रेखा पर आना, कर्क संक्रांति बोल देते हैं। ये सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन कब होगा, सबसे छोटी रात 21 जून, एक ज्योग्राफिकल टर्म है कर्क संक्रांति, वो इस दिन माना जाता है। फिर अब धीरे धीरे क्या होगा, सूरज इधर बढ़ेगा। ठीक है, और आते 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 आपके 22 दिसंबर के दिन सूरज कहां पहुंच जाएगा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे। ठीक है, तो इस दिन क्या होगा, अगर मान लो यहां पहुंच गया, तो अपने वाले पार्ट से, अपन तो कहां पे है, उत्तरी अक्षांश में, सूरज पहुंच गया कौन से, दक्षिणी अक्षांश में। तो अपने लिए क्या होगा, सबसे बड़ी रात होगी यहाँ पे, दिन छोटा होगा, क्योंकि सूरज क्या है, उल्टी साइड में पहुंच गया। यहाँ पे अगर हमारी वाली लाइन पे सूरज था, तो उस दिन तो क्या हो गया कि अपने सबसे बड़ा दिन होगा, लेकिन हमारी लाइन से विपरीत दिशा में सूरज चल गया और वो बिल्कुल वहां पीक पोजीशन पे है। तो ये 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात अपने यहां होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी रात इस साइड के लिए, तो सबसे छोटा दिन इस साइड के लिए। यहां 22 दिसंबर के लिए मर्क दक्षिणी गोलार्ध में तो सबसे बड़ा दिन हो गया, लेकिन उत्तरी गोलार्ध वालों के लिए सबसे बड़ी रात हो गई। उल्टा है सिस्टम, समझने की बात है। ठीक है, जो हम बात करें बड़ा दिन बड़ी रात, वो हमारे लिए राजस्थान वासियों के लिए है। दक्षिणी गोलार्ध वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा दिन कौन सा हो गया, 22 दिसंबर है। ठीक है ना। अब जब सूरज रहता है आपके बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर, उस दिन क्या मानते हैं अपन कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन और रात की अवधि बराबर होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं, सूरज बिल्कुल इस जगह है, लाइन भूमध्य रेखा के ऊपर 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर, तो उसको बोलते हैं अपन विषुव की स्थिति।
क्या बोला है, ज्योग्राफिकल टर्म है विषुव की स्थिति, मतलब इस दिन पृथ्वी के दोनों हिस्सों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं, एग्जैक्ट सेम होते हैं। तो ये दो बार आती है। एक बार तो सूरज क्या है, इधर उत्तरी गोलार्ध से मूव करता हुआ जब बीच में यहां आता है, वो डेट है कब, 22 मार्च। ये कब है, सूरज उत्तरायण होते हुए 0 डिग्री पे आता है, भाई यहां से मूव करते हुए यहां आया, ये डेट है 22 मार्च, मतलब इसको बोलते हैं बसंत विषुव, क्योंकि बसंत की ऋतु आ जाती है इस टाइम पे मार्च में। तो जो विषुव था अपना, तो ये विषुव भी दो तरह के हैं, बसंत विषुव। ये कब है, जब सूरज उत्तरायण की स्थिति से 0 डिग्री अक्षांश पे आता है। तो हमने पहले बोला कि विषुव कब है, जब भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से सूरज आए। अब सूरज दो प्रकार से 0 डिग्री पे आएगा, इधर से घूमता आया तो वो 22 मार्च को आता है, इसको बोलते हैं बसंत विषुव। लेकिन जब इधर पहुंच गया और वापस इधर से घूमते, मतलब दक्षिणायन, मतलब अपन बोलते हैं, पढ़ते हैं पंचांग में, देखते हैं कई बार कि उत्तर सूरज का उत्तरायण होना मतलब उत्तरी दिशा की से वापस इधर आना, और सूरज का दक्षिणायन मतलब दक्षिणी दिशा से मुंह करते इधर आना। तो दक्षिणायन से मुंह करते हैं, दक्षिणी गोलार्ध से मुंह करते हैं, सूरज 0 डिग्री पे आएगा, तो वो डेट है 23 सितंबर। इसको बोलते हैं शरद विषुव। तो विषुव जो है वो दो तरह के हैं, बसंत विषुव जो कि उत्तरायण की स्थिति से सूरज भूमध्य रेखा पे आता है 22 मार्च को, और 23 सितंबर को दक्षिणायन से मूव करते हुए, इधर से मूव करते हुए यहां पहुंचता है, तो ये है 23 सितंबर। और इधर से मूव करते हुए सूरज यहां पहुंचता है, ये है 22 मार्च। वेरी क्लियर। तो 4 डेट बड़ी इंपोर्टेंट है, परीक्षा में लगातार पूछते हैं। सबसे बड़ा दिन राजस्थान के हिसाब से 21 जून, सूरज कहां गया, कर्क रेखा पे। सबसे बड़ी रात राजस्थान के हिसाब से वो कब है, 22 दिसंबर, सूरज कहां गया, मकर रेखा पे। विषुव कब है, जब 0 डिग्री पे आए, तो वो दो बार आता है, 22 मार्च को उत्तरायण होता हुआ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बसंत विषुव। और दक्षिणायन होते हुए आता है 23 सितंबर को, उसको बोल दिया शरद विषुव, ठीक है। अब एक खास बात कहूंगा आपको, बड़ी अजीब सी कंडीशन होती है, लोग कंफ्यूज होते हैं। 21 जून सूरज अपने राजस्थान में सबसे ऊपर, बिल्कुल स्टेट कहां दिखता है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में बिल्कुल बीचों बीच वहां पे सूरज है, यहाँ पे बिल्कुल। अगर बांसवाड़ा में कोई आदमी दोपहर को 12 बजे खड़ा होगा, तो उसकी परछाई कहीं नहीं मिलेगी, उसको दिखेगा आज को भूत आ गया, क्या चक्कर है, क्योंकि सूरज बिल्कुल स्ट्रेट है। तो 21 जून को बांसवाड़ा या डूंगरपुर में खड़े हुए व्यक्ति की दोपहर में 11 से लेके 2 बजे तक कोई परछाई नहीं बनती, किसी भी मकान की परछाई नहीं बनती। ये बड़ी अजीब सी स्थिति होती है उस दिन। तो कुछ लोग जो जानते नहीं है वो कंफ्यूज होते हैं कि आज कहाँ मेरी परछाई, रोज तो होती थी, आज मेरी परछाई ने मेरा साथ छोड़ दिया, वो कंडीशन आ जाती है। तो ये बेसिक अपने कॉन्सेप्ट था। तो हमने देखा यहां से, समझा क्या कि राजस्थान के हिसाब से हम अपने क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, अपने समझा यहां से कि राजस्थान उत्तरी तो अक्षांश में है, पूर्वी देशांतर में है। ग्लोब के हिसाब से राजस्थान की स्थिति ग्लोब है, उत्तर पूर्व है। 2 क्वेश्चन, ठीक है। राजस्थान में कौन कौन से कटिबंध मिलते हैं, राजस्थान का मैक्सिमम पार्ट उपोष्ण कटिबंध में है, राजस्थान का कुछ पार्ट मतलब 2 जिले बांसवाड़ा डूंगरपुर उष्ण कटिबंध में भी है। सबसे बड़ा दिन 21 जून की बात करी, सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर की बात करी। हमने बात करी विषुव की, 2 तरह के विषुव हैं, 22 मार्च को है, 23 सितंबर को है। उत्तरायण से होता हुआ 22 मार्च को, और दक्षिणायन से होता हुआ आपका शरद विषुव 23 सितंबर को। ये 4 डेट्स इंपोर्टेंट हुई, ठीक है। ये बेसिक, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बिहाफ पे हमको बहुत सारी चीजें आगे समझने में हेल्प मिलेगी, वो था। अब हम आगे बढ़ते हैं।